हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। सॉरी स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको जितने भी केमिकल रिएक्शंस के जो चैप्टर थे 10, 11, 12 और 13 वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1 है आज आपका। और ये लेसन है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था। ये चैप्टर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपका बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है, राजस्थान बोर्ड में ये 4 मार्क्स का चैप्टर है इस साल। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही केवल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं आते इसके इस पर आते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें से आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर है जिसको आज हम पूरा करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। देखिए, लिक्विड और गैस के बारे में हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं। तो सॉलिड के अंदर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखिए, जो सॉलिड होते हैं ना, उनका वॉल्यूम यानी कि आयतन, आकार और उनका जो द्रव्यमान है यानी कि मास, ठीक है, शेप, साइज, वॉल्यूम और मास, आकार, आकृति और आयतन और द्रव्यमान, ये निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, सभी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, इनमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक अवकाश, अणुओं के मध्य जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। जब इतने ज्यादा पास पास हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे कि मैं आपको बात करूं, ये सॉलिड का पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है सॉलिड के अंदर। तो ये जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन, मैं इस पार्टिकल को बड़ा करके दिखाऊं, ये आपका एक पार्टिकल सॉलिड का, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। तो ये बीच वाले पार्टिकल पर इधर से भी अट्रैक्शन लग रहा होगा और इधर से भी अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो कभी ये इधर जाता है, कभी ये इधर जाता है, यानी कि अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ये जो पार्टिकल है वो क्या होते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि कंपन करते रहते हैं। ये जो पार्टिकल है ये अपनी माध्य स्थिति, मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, ओसिलेशन करते रहते हैं, दोलन गति करते रहते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ आपको सॉलिड के बारे में, सॉलिड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, सॉलिड के जो भी है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हम आपको बता रहे हैं। सॉलिड के गुण, ठीक है ना। ठोसों के गुण, ठोसों के गुण क्या क्या है ये हम अभी अभी देखा। सबसे पहले इनका जो शेप, साइज और वॉल्यूम, ठीक है ना, यानी कि शेप, आकार, साइज, वॉल्यूम एंड मास क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब निश्चित होता है। हिंदी मीडियम अगर हम देखें, आकार, आकृति, आयतन और द्रव्यमान, ये इनका निश्चित होता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, अंतर आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो इनमें होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लेस, ठीक है ना। अंतर आणविक जो दूरियां होती है वो बहुत कम होती हैं। अगर हम बात करें इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा। अंतर आणविक आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, ये ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, अनकंप्रेसिबल,
या कंप्रेसर है कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको हम और प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं कर सकते, असंपीड्य बोलते हैं हिंदी में इनको। ये लगभग असंपीड्य होते हैं, अनकंप्रेसेबल होते हैं। इनकंप्रेसेबल लिख सकते हैं हम इनको, इनकंप्रेसेबल। इनकंप्रेसेबल, ठीक है। और अगला आगे हम बात करें, इनका जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी घनत्व, इनका जो घनत्व है वो हायर देन लिक्विड एंड सॉलिड, हायर देन लिक्विड एंड सॉलिड, ओके। यानी कि इनकी अगर हम बात करें, इनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड की, तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और गैस से थोड़ी हाई होती है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट अराउंड their mean position, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। हिंदी मीडियम में मैं इसको बोलूंगा हिंदी में कि जो कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं बच्चों, कंपन करते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये थी बेसिक प्रॉपर्टी सॉलिड की, कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। वंस अगेन आई विल रिपीट, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। पहला, आकार, आयतन, द्रव्यमान, ये सब इनका निश्चित होता है। इंग्लिश में मास, वॉल्यूम, शेप सब फिक्स होता है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी कि अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। डेंसिटी लिक्विड और गैस से ज्यादा होती है, यानी कि घनत्व द्रव और गैस से बहुत ज्यादा होता है। दूसरी हम बात करेंगे, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते रहते हैं अराउंड देयर मीन पोजीशन। और लास्ट एंड फाइनल ये अनकंप्रेसेबल होते हैं या इनकंप्रेसेबल होते हैं, यानी कि इनको और अधिक कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। ये ठोसों की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो बच्चों, ठोसों का क्लासिफिकेशन, ठोसों का वर्गीकरण अगर हम पढ़ें, ठोसों का वर्गीकरण कि ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आणविक बलों के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर हम सॉलिड को कितने क्लास, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरा, अगर हम बात करें तो ठोसों के अंदर हम जानते हैं पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक रेगुलर पैटर्न पर कि जो ठोसों के अंदर जो सॉलिड है उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है ना। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, तो देखिए सॉलिड जो होते हैं अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर हम यहाँ सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में?
4 पार्ट में। सबसे पहला तो होता है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला जो होता है बच्चों वो आणविक ठोस होता है। दूसरा होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं इसको। और तीसरा होता है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और चौथा होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। ठीक है, चलिए आणविक ठोस को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसको आयनिक को आयनिक बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। और आपका अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड के बाद इसको बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड, इंग्लिश में मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, या फिर और दूसरा नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर सॉलिड 4 टाइप के होते हैं, आणविक, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस की। तो बच्चों इसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, एक तो पोलर एक नॉन पोलर। तो पहला तो हम बात करेंगे नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। दूसरा पोलर, तीसरा अपने हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है ना, तो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन। नॉन पोलर को बोलेंगे हिंदी में अध्रुवीय, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त सॉलिड। ठीक है, वापस देखिए बच्चों, हम सबसे पहले और इधर बात करते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 टाइप के होते हैं सॉलिड मोस्टली। एक तो होते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन यानी दूसरा नाम है एमोर्फस, एमोर्फस या हिंदी में कहते हैं बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह आपके यहाँ पर सॉलिड को हमने क्लासिफाइड किया 2 टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, नेटवर्क। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड भी बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टलाइन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आणविक ठोसों की, मॉलिक्यूलर सॉलिड की। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड भी यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, एक तो नॉन पोलर, एक पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड युक्त। मैं इनके बारे में आपको केवल बोल के बता देता हूँ कि आखिर होते क्या है बच्चों ये। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि ये मॉलिक्यूलर फेज में होंगे और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होते हैं, यानी कि इन पार्टिकलों के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्सेज होंगे। तो कौन से वान डेर वाल फोर्सेज होंगे? दुर्बल वान डेर वाल बल होंगे। और इन दुर्बल वान डेर वाल बलों में, आणविक ठोसों में दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, आणविक ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बंधों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, उन पार्टिकलों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्सेज यानी कि दुर्बल वान डेर वाल बल, जिसका नाम है लंदन बल, लंदन बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? लंदन फोर्स। ठीक है,
तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं इनके बीच में लंडन फोर्स प्रेजेंट होगा। तो ड्यू टू लंडन फोर्स यानी कि वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर मोस्टली गैसियस स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल O2, N2, ठीक है, O2, N2, H2 ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये एक नॉन पोलर है। अंडरस्टैंड? ओके। दूसरे हम बात करेंगे इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है इन सॉलिड का वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इनको सॉलिड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बड़ी मुश्किल से इनको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका जो पहला टाइप है बच्चों नॉन पोलर, इसमें मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है बच्चों? वीक वंडरवाल फोर्स, जिसका नाम है लंदन फोर्स, जिसकी वजह से ये इनका जो बीपी और एमपी जो होता है वो बहुत ही लो होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर केवल और केवल गैसियस स्टेट में ही आपको मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, इसी के अंदर एक एक्सेप्शन है बच्चों आयोडीन, I2 आयोडीन, इसका एक्सेप्शन है। होने को तो नॉन पोलर होता है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आपको ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं पोलर की। पोलर में जैसे कि अच्छा, इसके एग्जांपल तो O2, H2, N2, I2 वगैरह वगैरह हो जाएंगे। इसके एग्जांपल पोलर की बात करते हैं। पोलर सॉलिड क्या होते हैं? पोलर सॉलिड की बात करें तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और इस द्विध्रुव आकर्षण बल की वजह से ये जो सॉलिड होते हैं ये भी अच्छा, द्विध्रुव आकर्षण बल एक तरीके से लंदन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये केवल और केवल लंदन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो पहले वाले सॉलिड की कंपैरिजन में यानी कि नॉन पोलर की कंपैरिजन में अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये थोड़े ज्यादा, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं। तो जो पोलर सॉलिड होते हैं वो आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड और गैस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, हालांकि इनको हम टेम्परेचर को क्या करके कम करके हम इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से इनको सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज द पोलर सॉलिड। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड की अगर हम बात करें तो बच्चों ये वो सॉलिड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किन में प्रेजेंट होता है? देखिए आप सबको पता है कि FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिस सॉलिड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दैट मींस अमोनिया NH3, दैट मींस HF H2O, ये सारे सॉलिड जो होते हैं बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होते हैं। इनको इजीली आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि रूम टेम्परेचर पर भी ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में या फिर आपको गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं बच्चों आयनिक सॉलिड में। इस आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इनमें मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है आयनिक सॉलिड में। ठीक है, और जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, पर अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में ले आए, इनको हम गला दें, इनमें हम पानी मिला दें या कोई सॉल्वेंट मिला दें तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर यानी विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। तो ये वाले सॉलिड जो होते हैं इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन और एनायन, और उनके बीच में धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड ऐसा सॉलिड है जिसमें बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में
मेटल के पार्टिकल कहीं कहीं मौजूद हैं, क्योंकि सारे मेटल के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। इसलिए जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बच्चों आयनिक सॉलिड की बात कर रहे थे हम, ये केवल सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि कुचालक होता है, और लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में ये सुचालक होता है। जबकि ये सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों फॉर्म में ये जो होते हैं वो विद्युत के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, एक अच्छे सुचालक होते हैं। अब बात करते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस की। तो बच्चों ये वो ठोस होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कोवलेंट बॉन्ड से बंधा होता है और एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इसलिए इनको हम नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इनके बेस्ट एग्जांपल है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन जो कि हम पढ़ चुके हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन जो कि हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द क्वार्ट्ज। ये सारे जो सॉलिड आते हैं, कांच, ये सब सहसंयोजी या कोवलेंट सॉलिड के इसके एग्जांपल है। इसमें मेटल्स आते हैं, इसमें NaCl आता है, इसमें NaBr आता है, इसमें आयनिक सॉलिड जिंक सल्फाइड आता है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, इसमें O2, N2, इसमें HCl वगैरह आते हैं, HBr आते हैं। तो ये सारे आपको एग्जांपल के साथ याद करने हैं बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए। देन अब हम बात करते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क सॉलिड के बाद अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं उनके अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो देखिए दो टाइप के सॉलिड होते हैं बच्चों, एक तो होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन को इंग्लिश में दूसरा नाम है एमोर्फस सॉलिड, या फिर हिंदी में बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं, उनका अरेंजमेंट एक निश्चित और नियमित होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जो निश्चित और नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि इन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर और डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। रेगुलर एंड डेफिनेट पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कौन, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, किन में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है ना। तो इन दीज सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट। तो दीज सॉलिड आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टी की, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन की हम बात करें बच्चों कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में हम देखते हैं कि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। और इनमें इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चों। आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। आपको बस ध्यान से इस चैप्टर को समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक निश्चित और नियमित पैटर्न में जमे हुए नहीं होते, और इसके अंदर जमे हुए होते हैं, और इसके अंदर क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक निश्चित और नियमित पैटर्न में जमे हुए नहीं होते। दूसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वेरी शार्प होगा, बहुत ही ज्यादा शार्प होगा।
लेकिन इनका जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प का मतलब होता है एक तरीके से निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है बच्चों। दूसरी हम बात करें ये, तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प, दूसरा मैं शॉर्ट में लिख दूं, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, इनका शार्प होता है और इनका क्या होता है, शार्प नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है, इनडिफाइंड होता है या इनडेफिनाइट होता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, वो कैसे नेचर के होते हैं, वो होते हैं बच्चों एनआइसोट्रोपी। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपी नेचर के होते हैं, एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और ये नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है हिंदी में विषम देशिक प्रकृति, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये कैसे होते हैं, समदेशिक प्रकृति, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। कौन होते हैं समदेशिक प्रकृति के, एक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये दोनों चीज क्या है, विषम देशिक और समदेशिक प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं। इनको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं बच्चों। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस। ठीक है ना। और इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड इनको बोलते हैं हम छद्म ठोस। ठीक है, ये तो आपके वास्तविक सॉलिड होते हैं, ये आपके वास्तविक सॉलिड नहीं होते हैं। दूसरा बच्चों देखिए, अगला हम बात करें तो इन ठोसों की जो शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। इनकी जो शेप है वो भी क्या होती है, डेफिनेट होती है क्रिस्टलीय ठोसों की। लेकिन इनकी जो शेप होती है वो इनडेफिनाइट होती है, अनिश्चित होती है बच्चों। इनकी शेप डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, इनकी शेप निश्चित नहीं होती है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी आयनिक कंपाउंड आते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिंक सल्फाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और भी बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, Na2SO4 दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें आपके आता है बच्चों रबर, रबर आप सब जानते हो, ग्लास यानी कि कांच, ग्लास को बोलते हैं कांच को। ठीक है ना, रबर, कांच, प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक है, ये सब के सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्लास्टिक। ओके, रबर, कांच, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, ये सब के सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। क्रिस्टलाइन में सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जितने भी आयनिक कंपाउंड आते हैं मोस्टली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये था आपके पास क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अमोर्फस सॉलिड के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक वर्ड आया था आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी क्या होता है। आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनाइसोट्रोपी हम आपको बताते हैं। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसको आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, उसमें हम नहीं कह सकते कि कहां पर कौन सा पार्टिकल होगा।
ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हम एक डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं, एक तो ये डायरेक्शन है मेरी और एक ये डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ए बी और डायरेक्शन सी डी। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ए बी और डायरेक्शन सी डी। देखिए मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी, मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जिनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मेजर होती है। फॉर एग्जांपल, यानी कि बहुत सारी कई भौतिक गुणधर्म ऐसे होते हैं जो अलग अलग दिशा में अलग अलग मान रखते हैं, यानी कि जिनके मान अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होते हैं। कई भौतिक गुणधर्म ऐसे होते हैं जिनके मान अलग अलग दिशाओं में, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूं, यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक सामर्थ्य, तापीय चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, ये भौतिक गुणधर्म ऐसे हैं जिनके मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। आप जाते हो ए से बी दिशा में, तो आप इस डायरेक्शन में जब जाते हो तो आपको अलग अलग पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में अटैच होंगे, और अगर इस डायरेक्शन में जाते हो सी और डी में तो एक ही टाइप के पार्टिकल यहाँ पर अरेंज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालूं म्यू ए बी डायरेक्शन में, अगर ए से बी की डायरेक्शन में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं म्यू सी डी डायरेक्शन में, तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी। तो म्यू ए बी इज नॉट इक्वल टू म्यू सी डी, म्यू ए बी इज नॉट इक्वल टू म्यू सी डी, यानी कि इन दोनों दिशाओं में, इन दोनों डायरेक्शनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग ऑब्टेन होगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज एनआइसोट्रॉपी एंड दिस क्रिस्टल इज एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये गुणधर्म ही विषम देशिकता कहलाता है। इस गुणधर्म को ही हम क्या बोलते हैं, विषम देशिकता। ठीक है। और इस पूरे क्रिस्टल को हम विषम देशिक प्रकृति का बोलेंगे, अंडरस्टैंड। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, वहां हम कह नहीं सकते कि पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होंगी वो सभी डायरेक्शन में हमें इक्वल ऑब्टेन होती हैं। तो बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ऑब्टेन होती है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आपके एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है। ओके, अगेन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, एक नियमित पैटर्न में जमे होते हैं। तो जब हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक डायरेक्शन में मेजर करते हैं और उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को दूसरी डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हमें अलग अलग वैल्यू ऑब्टेन होती है। ठीक है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अनआइसोट्रॉपी, और इस पूरे क्रिस्टल को बोलेंगे अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रॉपिक था। और आइसोट्रॉपिक की बात करें तो सभी डायरेक्शन में, अगर सारी डायरेक्शन में हमें फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इक्वल ऑब्टेन हो, इक्वल मेजरमेंट हो, तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक नेचर है। अंडरस्टैंड। जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, जिनको हम नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, उनको आप सभी डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में उनमें आप निकाल सकते हो ए बी, और यहाँ पर हम बात करें सी डी तो आपको म्यू ए बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू सी डी, हर डायरेक्शन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये नेचर होता है, ये वाला नेचर कहलाएगा आपका आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो बच्चों ये सॉलिड स्टेट है, इसमें आपको ध्यान रखना है आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी। ठीक है। स्टूडेंट्स,
अब हम आपको बताते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि सॉलिड जो होते हैं उनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में होता है, क्रिस्टलीय लैटिस के स्ट्रक्चर में होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिस्टलीय लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ढंग से समझना है बच्चों। अब तक जो भी पोर्शन था थ्योरी पोर्शन था, अब हम इसे समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं, यानी कि हम सब जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं, वो एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। मैं मान के चलता हूं कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें ये आपके पार्टिकल एक स्पेशल रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज थे। तो अगर मैं इनके अरेंजमेंट को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ता चलूं तो एक 3D स्ट्रक्चर बनती है, और इस 3D स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब देखिए, आप यहां देख रहे होंगे मैं कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा मैं कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। तो ये बहुत ही इजी चीज है समझने में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, ये जो मैं डॉट डॉट बता रहा हूँ, ये आपका डॉटेड डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट बना रहा हूँ, इनको हम वैसे तो लैटिस पॉइंट कहते हैं, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को 3D में बनाऊं तो ये एक लैटिस बन जाता है, एक जाल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, आपको दिखा होगा यहां पर, दिस इज क्रिस्टलाइन लैटिस। यह है आपका क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक स्पेशल और रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। आपने देखा होगा मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को एक अरेंजमेंट में अरेंज किया है, और इनको अगर हम किसी बॉन्ड लाइन से जोड़ दें तो एक 3D स्ट्रक्चर बनती है, और उस 3D स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इस क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी पूरे लैटिस में बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीटिशन होता है, उस स्मॉल पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो बच्चों, अगर गौर से देखना, अगर मैं बात करूं इधर, ये आपका एक स्पेशल, बिल्कुल एक दिखाई दे रहा होगा आपको। मैंने एक हिस्सा यहां से ले लिया है, इसका एक हिस्सा निकालूंगा, ये हिस्सा आपका जो बचा हुआ है इस हिस्से को मैं निकालूंगा, तो ये हिस्सा इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ये आपने देखा होगा बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। आजकल एक गेम आता है जिसमें वो कलर मैच करते हैं, डाइस आती है, डिफरेंट कलर होते हैं। उसमें अगर आप एक छोटे क्यूब को देखो तो वो छोटा क्यूब उस पूरे स्ट्रक्चर का, पूरी डाइस का एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है, एक छोटे से छोटा रूप है। आपका मकान जो पूरा इतना बड़ा बना हुआ है, उसकी एक छोटी सी जो बेसिक यूनिट है वो होती है ब्रिक्स, यानी कि ईंट की जैसी शेप होती है, हम उसी शेप से अगर जमाते जाएं तो एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो वो छोटा सा पार्ट वो एक यूनिट सेल कहलाती है। तो इसी तरह ये पूरा एक लैटिस था, इस लैटिस का ये छोटा सा छोटा पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे यूनिट सेल। तो दिस इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, जिसका पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या हो, बार बार रिपीटेशन हो, इसका पूरा 3D, आगे भी पीछे भी ऊपर भी, एक क्यूब, इस क्यूब के आगे क्यूब, पीछे क्यूब, इधर भी क्यूब, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो ये क्यूब बहुत सारी क्यूब के ऊपर क्यूब अरेंज हो रही है, तो एक बड़ी स्ट्रक्चर बन रही है। तो वो पूरी बड़ी स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, और उस छोटी सी क्यूब को हम उसकी यूनिट सेल बोलेंगे।
यानी कि जो यूनिट सेल है, यानी कि इकाई कोष्टिका, हिंदी में यूनिट सेल को हिंदी में कहते हैं इकाई कोष्टिका। वो इकाई कोष्टिका पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट, एक छोटे से छोटा रूप होता है जो पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिफाइन होता है, पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताता है। यानी कि जिस तरह की यूनिट सेल होगी पूरा क्रिस्टल लैटिस उसी टाइप का होगा। तो हम यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, जो कि सिंपल मैंने एक बनाई है, ये पूरी, ये है आपकी यूनिट सेल जो पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या होगी, रिपीट होगी, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों इकाई कोष्टिका। हिंदी में कहते हैं इकाई कोष्टिका। तो इस इकाई कोष्टिका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इकाई कोष्टिका, यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है पूरे क्रिस्टल लैटिस की। यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल लैटिस में रिपीट होती रहती है, जैसी यूनिट सेल होगी पूरा क्रिस्टल लैटिस भी उसी टाइप का होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप यूनिट सेल के पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो हम पढ़ते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कि इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। हिंदी में इसको भी ध्यान से देखेंगे बच्चों, इकाई कोष्टिका के पैरामीटर, ठीक है। इकाई कोष्टिका के पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर होते हैं एक यूनिट सेल के। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं एक यूनिट सेल। एक सिंपल, अभी तो मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बनाया था, अब मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं, इसमें से इसको निकाल रहा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये एक यूनिट सेल है, इसको इस साइड से बनाएंगे, रेड से बनाते हैं, आपको दिखाई देगा। ये आपके यूनिट सेल है, आपको दिखाई होगी। ठीक है बच्चों, अब इस यूनिट सेल में ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पर, इन्हें हम बोलते हैं लैटिस साइट, जालक स्थल या जालक बिंदु, ठीक है। अब यहां पर तीन डायरेक्शन है बच्चों। फर्स्ट, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। दिस इज एक्स, वाई और जेड। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पर, जो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, दिस इज द ए, और ये जो डिस्टेंस है बी, और ये जो डिस्टेंस है सी, ये डिस्टेंस, ये यूनिट सेल की जो डिस्टेंस है ये आपको दिख रही होंगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ए, ये बी और ये सी। तो एक यूनिट सेल के जो थ्री पैरामीटर्स हैं ए, बी और सी, तो ए, बी और सी, इट इज द लेंथ ऑफ एक्सिस या एक्सियल लेंथ बोलते हैं इनको हम, एक्सियल लेंथ। हिंदी में कहते हैं अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां। तो तीन पैरामीटर हो जाएंगे, कितने होते हैं टोटल? थ्री होते हैं अपने, ए बी सी, एक्सियल लेंथ, ठीक है ना, अक्षीय दूरियां। और अब हम बात करें इनके एंगल्स की, इनके एंगल्स की बात करें तो ए और बी के बीच में दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा और दिस इज द गामा। ये एंगल जो दिख रहा है आपको, अल्फा, बीटा और गामा, तो तीन एंगल हैं। एंगल ऑफ एक्सिस जिनको हम बोलते हैं बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। एंगल ऑफ एक्सिस, एंगल ऑफ एक्सिस यानी कि अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। तो इस तरह एक इकाई कोष्टिका के
टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो टोटल आपके पास बच्चों 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, 6 पैरामीटर्स होते हैं ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल की पहचान इन 6 पैरामीटर्स से की जाती है। ए बी सी, जिनको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं यानी कि अक्षीय दूरियां कहते हैं, और अल्फा बीटा गामा, जिनको हम एंगल ऑफ एक्सिस यानी कि अक्षीय कोण कहते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल की आपको पहचान करनी होगी तो वो किससे करनी होगी? इन 6 पैरामीटर से। तो एक यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं बच्चों, ए बी सी, जिन्हें हम एक्सियल लेंथ कहते हैं। तो 3 तो एक्सियल लेंथ होते हैं, 3 एंगल ऑफ एक्सिस होते हैं, अल्फा बी और बी के बीच में, बीटा बी और सी के बीच में, और सी और अल्फा के बीच में, ए के बीच में गामा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसको अल्फा, किसको बीटा, किसको गामा कहा जाए। कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है, कोई भी गामा हो सकता है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे कि अल्फा बीटा गामा ये तो एंगल ऑफ एक्सिस है, ए बी सी ये एक्सियल लेंथ है। टोटल 6 पैरामीटर होते हैं एक यूनिट सेल के। तो यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर हैं, और इन 6 पैरामीटर के बेसिस पर, इन 6 पैरामीटर के बेसिस पर हम आगे क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं। अब हम आपको बता रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप की होती है? देखिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल, मेनली जो यूनिट सेल है बच्चों वो 2 ही टाइप की होती हैं। ठीक है, यूनिट सेल यानी कि इकाई कोष्ठिका। इकाई कोष्ठिका मेनली 2 टाइप की होती है, एक तो सिंपल, ठीक है, एक तो होती है सिंपल, और एक केंद्रित। एक तो होती है सरल यानी कि सिंपल, ठीक है, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोलेंगे, प्रिमिटिव या सरल भी बोलेंगे, और दूसरी हम बोलेंगे केंद्रित यानी कि सेंटर्ड, केंद्रित यूनिट सेल यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों इस तरीके से आपकी जो इकाई कोष्ठिका है वो 2 टाइप की होती है, एक तो सरल और एक केंद्रित। अब इस केंद्रित के अंदर भी 3 टाइप की होती है। केंद्रित जो इकाई कोष्ठिका होती है बच्चों वो 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला होता है बॉडी सेंटर्ड यानी कि काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका, काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, आप सब में लिख लेंगे पूरा नाम। दूसरी होती है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, और तीसरी होती है, पहली होती है काय केंद्रित, दूसरी होती है फलक केंद्रित, और तीसरी होती है आपकी अंत्य केंद्रित, तीसरी होती है अंत्य केंद्रित। ठीक है, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। तो और एक है सरल, यानी कि टोटल इकाई कोष्ठिका कितने प्रकार की होगी बच्चों? 4 प्रकार की, सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित इकाई कोष्ठिका। सबसे पहले हम सरल कोष्ठिका बताते हैं। सरल यानी कि सिंपल, प्रिमिटिव। काय केंद्रित को इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल। इसको बच्चों हम शॉर्ट में बोलेंगे बीसीसी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे बीसीसी। फलक केंद्रित को बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इट मींस ये से बोलेंगे हम बच्चों एफसीसी, शॉर्ट में बीसीसी, एफसीसी। और अंत्य केंद्रित को हम बोलेंगे बच्चों एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, तो इसलिए इसको बोला जाता है ईसीसी। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सिंपल वाले की। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ये कैसी होती है? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इन दिस यूनिट सेल द पार्टिकल प्रेजेंट ओनली ऑन एट द कॉर्नर। ठीक है, इस इकाई कोष्ठिका में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल केवल और केवल कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल और केवल कहां पर प्रेजेंट हो? कॉर्नर पे। दिस इज द सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर की बात करते हैं। इसमें इसकी बात अगर हम करें तो देखिए बॉडी सेंटर में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोने पे तो होते ही होते हैं। तो इन दिस यूनिट सेल
द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी। देखो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी होगा, तो एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी होगा। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी की बात करें तो इसके अंदर फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फलक केंद्रित में, कि पार्टिकल आपके कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। तो इन दिस यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन द प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द ईच फेसेस। यानी कि देखिए कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर भी, हर एक फलक के केंद्र पर भी एक एक पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट। एक कमरे की टोटल 6 दीवारें होती है बच्चों, ठीक है। देखो एक रूम की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, एक रूम में टोटल 6 फेसेज होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 दीवारें होती हैं। आगे, फिर एक पीछे, फिर एक साइड में, एक इधर, एक नीचे और एक ऊपर। तो हर फलक के, हर फेस के सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो दैट इज फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो ये कहलाती है बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपके फेस सेंटर्ड है, ये आगे के फेस का, ये पीछे के फेस का, तो टोटल फेस सेंटर्ड। अगला आता है आपके एंड सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा बच्चों, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो आमने सामने के फलक पर भी यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। किसी भी दो आमने सामने के फेसेस पर आपको एक एक पार्टिकल प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो देखो कॉर्नर पर तो होगा ही होंगे, कॉर्नर के अलावा किसी भी दो आमने सामने के फेसेस के सेंटर पर भी ये ऊपर और एक नीचे मिल जाएगा। दिस इज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम अब इनके अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल निकालें कि एक यूनिट सेल के अंदर, एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलो अगर कोई ये आपका पार्टिकल इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है। देखिए बच्चों, अगर कोई, मैं एज्यूम करता हूं कि पार्टिकल एक स्फीयर है, पार्टिकल अगर यहाँ प्रेजेंट है इस कॉर्नर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो मुझे उसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए कितनी क्यूब चाहिए। देखो एक क्यूब तो यही है, एक इसके आगे 2, एक 3, एक 4 और 4 इसके ऊपर, यानी कि इस कॉर्नर के पार्टिकल को कंप्लीट कवर करने के लिए मुझे 8 क्यूब चाहिए। यानी कि एक कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है वो 8 क्यूब से घिरा होगा। कितने क्यूब से घिरा होगा बच्चों, 8 क्यूब से घिरा होगा। ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है ये 8 क्यूब से घिरा होगा, ठीक है। एक इधर, एक इसके पीछे, 2 इसके पीछे, 2 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 ऊपर। इट मींस एक पार्टिकल, कॉर्नर वाला पार्टिकल अगर हम बात करें तो उसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल में आएगा। ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है आपको दिख रहा होगा, इस कॉर्नर वाले पार्ट का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर आता है, 1/8, ठीक है। और टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, तो 1/8 × 8, यानी कि टोटल पार्टिकल आपके पास इस यूनिट सेल में ओनली होगा 1। तो एक सिंपल यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल अगर हम निकालें तो ओनली कितना होता है, 1, क्योंकि कॉर्नर का हिस्सा कितना होता है, 1/8, और 8 कॉर्नर है, तो 1/8 × 8 = 1। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ अवयवी कणों की संख्या निकाल रहे हैं हम, अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, तो इसमें कितने निकले, 1। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कितना निकला इसमें, 1। अब इसमें निकालो, देखो यहाँ कॉर्नर का 1/8 × 8, ये तो 1 होगा, और एक बॉडी सेंटर्ड है, ये तो कॉर्नर वाला हो गया, कोने का, और केंद्र में कितना है, 1, तो कुल कितने आ जाएंगे इसमें बच्चों, कुल पार्टिकल आ जाएंगे 2। इसमें आ जाओ कोने पे निकालोगे 1/8 × 8 = 1। अब हर एक फेस के सेंटर में, फेस की अगर हम बात करें तो बच्चों फिर से मैं वही बात करूंगा कि जो पार्टिकल फेस पर होता है वो 2 क्यूब से कवर हो जाता है, यानी कि एक क्यूब के अंदर उस पार्टिकल का केवल 1/2 ही पार्ट आता है। तो अगर मैं बात करूं फेस का, फलक,
फलक पर, फलक का ये ओनली 1/2 हिस्सा होता है और टोटल 6 फेसेस पर पार्टिकल है, तो आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि टोटल कुल पार्टिकल आ जाएंगे आपके पास बच्चों 1 + 3 = 4। और अगर एंड सेंटर की बात करूं तो कोने का पार्टिकल आपके 1/8 × 8 = 1, और फलक का पार्टिकल हम जानते हैं 1/2 होता है, लेकिन दो फलकों पर ही यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर भी 1, इसलिए कुल पार्टिकल यहाँ पर 2 आएंगे। तो ईच यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? देखिए सिंपल यूनिट सेल में ओनली 1 पार्टिकल टोटल प्रेजेंट होता है। बीसीसी के अंदर टोटल 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर के हैं, 1/8 1 निकाल दिया हमने। एफसीसी में टोटल 4 है और ईसीसी में टोटल 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये था आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो कि हमने आपको दे दिया 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस तरीके से ये 4 प्रकार की जो यूनिट सेल हैं, 4 प्रकार की जो इकाई कोशिकाएं हैं, इनके आधार पर हम अब इकाई कोशिकाओं के जो पैरामीटर हैं उनके आधार पर जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होते हैं पूरे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल हैं वो 7 टाइप के हो सकते हैं, और 7 टाइप के क्रिस्टल और 7 ये 4 प्रकार की जो यूनिट सेल हैं, ये मिलकर आपके 14 टाइप की क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं, 14 टाइप की क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं। तो इन 14 टाइप की क्रिस्टल लैटिस को हम ब्रेवेज लैटिस बोलते हैं, ब्रेवेज जालक, ठीक है। तो बच्चों मैं आज उन सारे क्रिस्टल तंत्रों के बारे में बता रहा हूं जो कि यूनिट सेल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। यूनिट सेल के पैरामीटर हम जानते हैं 6 होते हैं, इकाई कोशिका के पैरामीटर 6 होते हैं, 3 अक्षीय दूरियां, 3 अक्षीय कोण। तो पैरामीटर के आधार पर कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, देखिए पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्रिस्टल तंत्र, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम जिनको हम बोलते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। देखो याद करने का तरीका है बच्चों, C2 हर MT, दिस इज द 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं जो कि 4 प्रकार की इकाई कोशिका और 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम, ये मिलकर टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ देखते हैं, देखिए बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। C2 हर, C का मतलब होता है क्यूबिक, C का मतलब होता है क्यूबिक, जिसको हिंदी में कहते हैं घनीय। ये बच्चों में जो पढ़ा रहा हूं ये है आपका क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको हम क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। तो पहला जो है क्रिस्टल सिस्टम वो होता है घनीय यानी कि क्यूबिक, ओके। दूसरा होता है बच्चों टेट्राहेड्रल, तीसरा जो होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक, और चौथा जो होता है वो होता है बच्चों हेक्सागोनल, चौथा जो होता है हेक्सागोनल, ठीक है, या हम हेक्सागन भी कह सकते हैं। पांचवा जो होता है वो होता है रोम्बोहेड्रल, छठा जो होता है वो होता है मोनोक्लिनिक, 6 नंबर का जो है वो है आपके पास मोनोक्लिनिक, ये तो इंग्लिश वर्ड है, मैं अभी हिंदी में बता दूंगा। और 7वां जो है बच्चों वो है ट्राइक्लिनिक, 7वां जो है वो है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ये 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है। तो पहला आपका क्यूबिक था जिसको घनीय बोलते हैं, और टेट्राहेड्रल को बोलेंगे अपन, चतुष्फलकीय, ठीक है।
और ऑर्थोरोम्बिक को अपन बोलेंगे बच्चों विषम लंबाक्ष। और अगला अपना तीसरा नंबर है ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ठीक है। और पांचवा जो है हेक्सागन, हेक्सागोनल, जिसको बोलते हैं षटकोणीय। और छठा है रोम्बोहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं बच्चों त्रिकोणीय, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय। और इसको बोलते हैं एकंताक्ष, एकंताक्ष, और इसको बोलेंगे त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। इस तरह टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब इनके अंदर भी बच्चों ये आखिर क्यूबिक क्यों होता है, क्यूबिक की खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है, तो इसके अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों के मान हमें पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक्सियल लेंथ, अक्षीय दूरियां लिखूंगा और इधर लिखूंगा अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, ठीक है। अगर फ्लैश आ रहा हो बोर्ड पे तो बच्चों जो भी आपको यहाँ लिखूंगा मैं उसको बोल भी रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्यूबिक के लिए a = b = c, इसके लिए भी a = b = c, पहले सबके लिए ऐसा लिख लो और फिर बड़ा इजीली तरीके से मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। देखिए कितना ही इजी तरीका मैं आपको बता देता हूं अभी। तो अभी हम देखते हैं कि पहले वाले क्यूबिक के अंदर तीनों इक्वल होते हैं, दूसरे वाले में 2 इक्वल होते हैं, 1 इक्वल नहीं होते, तीसरे वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होता है, चौथे वाले में फिर से 2 इक्वल होते हैं, 1 इक्वल नहीं होता, पांचवें वाले में देखो यहाँ से 2 फिर यहाँ से 1 इक्वल, तीनों इक्वल होते हैं, और छठे वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होता, सातवें वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होता। तो ये तरीका है बच्चों। इसमें a = b = c, तीनों इक्वल होती है, a b c तीनों एक्सियल लेंथ इक्वल होती है, इसमें 2 इक्वल होती है, 1 इक्वल नहीं होती, इसमें तीनों इक्वल नहीं होती। फिर उसके बाद जब 2 इसमें 1 होती है, 2 इक्वल होती है, 1 इक्वल नहीं होती, इसमें तीनों इक्वल होती है, इसमें तीनों नीचे वाले दोनों में तीनों इक्वल नहीं होती। अब बात करते हैं एक्सियल एंगल। देखिए अल्फा = बीटा = गामा, तीनों 90 होते हैं, तीनों 90 डिग्री होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। किस किस में, घनीय में, क्यूबिक में। इसमें भी अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो बच्चों पहली वाली जो 3 है क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, इसमें एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण तीनों इक्वल होंगे और तीनों 90 डिग्री होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी हेक्सागन में क्या होगा। देखिए 2 एंगल 90 डिग्री होंगे, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, बट जो गामा होगा वो 120 डिग्री होगा। यानी कि कोई सा भी एक एंगल 120 डिग्री होगा और 2 एंगल यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री आएंगे। कई जगह आपको बीटा 120 लिखा मिलेगा, अल्फा गामा और 90 डिग्री लिखे मिलेंगे, नो डाउट। अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रल की, तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है बच्चों, जो रोम्बोहेड्रल है इसके अंदर आपका अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, रोम्बोहेड्रल के अंदर हम बात करेंगे अल्फा = बीटा = गामा, तीनों बराबर होंगे लेकिन तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे, तीनों इक्वल होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। और लास्ट वाले में, सेकंड लास्ट में अल्फा = गामा, ये दोनों तो होंगे 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट वाला जो क्रिस्टल सिस्टम होगा बच्चों, इसमें तीनों इक्वल भी नहीं होंगे और तीनों 90 डिग्री भी नहीं होंगे। यानी कि अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, तीनों इक्वल भी नहीं होंगे और 90 डिग्री भी नहीं होंगे। तो इस तरह बच्चों 7 टाइप के ये क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। और आपके 4 टाइप की यूनिट सेल, वो 4 टाइप की यूनिट सेल इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनीय की। घनीय क्रिस्टल सिस्टम में 3 यूनिट सेल आएंगी बच्चों आपकी, कितनी, 3 टाइप की यूनिट सेल आएंगी, यानी कि ये 3 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। ये 7 टाइप के, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है बच्चों। ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम और 4 टाइप की यूनिट सेल, यानी कि 4 टाइप की यूनिट सेल इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होगी। तो 14 टाइप के जो लैटिस बनते हैं उन्हें हम ब्रेवे लैटिस बोलते हैं। ब्रेवे लैटिस, ब्रेवे जालक बोलते हैं। 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनेंगे। तो मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूं, इसमें 3 बनेंगे। अब 3 कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूं। एक तो होगा सरल, एक तो होगा बच्चों सरल घनीय, दूसरा होगा बच्चों सरल मतलब सिंपल वाला, और दूसरा होगा एक अपना हो जाएगा बीसीसी, एक अपना हो जाएगा बीसीसी और एक हो जाएगा एफसीसी। ये हम बता चुके हैं आपको बीसीसी और एफसीसी क्या होता है। और इसीलिए हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की। इसके अंदर जो टोटल होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं। ये आपका 2 क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। पहला एक तो बनाएगा सरल, यानी कि सरल वाला तो सब में बनेगा, सिंपल वाला तो सब में बनेगा। सरल चतुष्फलकी है, सरल विषम लंबाक्ष, सरल सरल बोलते हैं सिंपल को, ठीक है। प्रिमिटिव जिसमें कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे केवल। सरल, सरल षटकोणीय, सरल त्रिकोणीय, सरल एकंताक्ष और सरल त्रिंताक्ष, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल 2 बनेंगे, एक तो आपका सिंपल वाला बनेगा और एक बनेगा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड वाला बनेगा। तो 3 और 2 5 हो गए। अब हम बात करते हैं विषम लंबाक्ष की। विषम लंबाक्ष के 4 बनेंगे टोटल। इसके 4 बनेंगे, सरल भी बनेगा, बीसीसी भी बनेगा, एफसीसी भी बनेगा और ईसीसी भी बनेगा। ये क्रिस्टल लैटिस है। तो 3 क्रिस्टल लैटिस इसके बनेंगे, 2 टाइप के इसके बनेंगे, 4 टाइप के इसके बनेंगे। 3 2 5 4 9 हो गए। मैंने कहा था टोटल 14 टाइप के होते हैं। अब बाकी जो नीचे बच रहे हैं इनके देखो बच्चों, हेक्सागन की बात करते हैं हम सबसे पहले। हेक्सागन आपका ओनली 1 बनाएगा। रोम्बोहेड्रल आपका ओनली 1 बनाएगा। मोनोक्लिनिक 2 टाइप के बनाएगा। अब ये 2 टाइप के कौन कौन से बनाएगा? ये बनाएगा आपके पास एक तो सरल और एक ईसीसी एंड सेंटर्ड, ठीक है। और ये नीचे वाला भी केवल एक बनाएगा, वो है सिंपल। तो टोटल अगर आप लैटिस देखोगे तो बच्चों 14 टाइप के, यानी कि 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक यहाँ पर बनेंगे। 3 इसके घन वाले के, 2 आपके चतुष्फलकीय, 4 आपके विषम लंबाक्ष, 1 आपका षटकोणीय, 1 आपका त्रिकोणीय, 2 आपका एकंताक्ष और 1 आपका त्रिंताक्ष बनेगा। अभी भी कई बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर आखिर ये है क्या। मैं फिर से बताता हूं, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। 4 प्रकार की इकाई कोष्टिका होती है। इंग्लिश में सुनिए, ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। 4 टाइप की यूनिट सेल होती है। 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम, 4 टाइप की यूनिट सेल। 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम, 4 टाइप की यूनिट सेल से मिलकर 14 टाइप के, यानी कि 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। उन क्रिस्टल जालकों को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए घनीय में क्या होता है, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं और तीनों अक्षीय कोण बराबर और 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं एक छोटी सी जगह में आपको घनीय बना के दिखाता हूं। मैं आपको थोड़ा सा रफ करके दिखा रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या, ठीक है ना। देखिए बच्चों, मैं आपको एक घनीय वाला बना के दिखाता हूं। ये मैंने यहां से रफ कर दिया है इतना सा स्पेस, ठीक है। इसको देखेंगे हम कैसे हम बना रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सरल घनीय में अक्षीय दूरियां a बराबर b बराबर c। तो हमें सबसे पहले यूनिट सेल बनानी है जिसमें a b c तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने बनाया है इसमें आपका a b और c तीनों बराबर है। एक क्यूब जो होता है उसमें a b c तीनों बराबर होती है, ठीक है। a b और c ये तीनों इक्वल है। तो इसकी अगर हम बात करें a = b = c है। अब अगर एंगल की बात करें, दिस एंगल 90 डिग्री, अल्फा बीटा और गामा सारे एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये आपकी बन गई बेटा सरल घनीय, सिंपल। अभी सिंपल नहीं बोलेंगे, अब सरल कब बोलेंगे। देखिए सिंपल कब बोलते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अवयवी कण केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हो। अगर मैं यहां पर इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे लगा दूं तो ये बच्चों बन गई सरल घनीय, सिंपल
क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो लेटिस बना है बच्चों, इसमें देखिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल है और 90 डिग्री है। तो ये किस टाइप का हो गया आपके पास? ये हो गया घनीय हो गया। और घनीय भी कौन सा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर है, सरल घनीय हो गया, यानी कि इसका नाम हो गया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये आपके है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सरल घनीय संरचना। यह है आपका सरल घनीय जालक। तो इस जालक का नाम हो गया सरल घनीय सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, यह आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो गया, सरल घनीय जालक हो गया। अब आपको बनाना है बीसीसी, यानी कि घनीय होना चाहिए लेकिन काय केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हम बना रहे हैं सरल घनीय होगा, घनीय होगा लेकिन कैसा होगा? बीसीसी होगा। देखिए उसको हम बना रहे हैं, वापस बनाएंगे। ये आपका सरल घनीय जालक हो गया। अब दूसरा बना रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा देखिए वापस बनाना है घन। ये लीजिए, ये दूसरे नंबर का हम तीनों जालक बना के दिखा रहे हैं आपको। गौर से देखेंगे हम सब। ये आपका घन है क्योंकि इसमें a बराबर b बराबर c है, अल्फा बीटा गामा बराबर है। अब मुझे बनाना है बीसीसी, घनीय काय केंद्रित। हिंदी में लिख देता हूं मैं, घनीय काय केंद्रित। हिंदी में बोलेंगे क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, या फिर पूरा बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। देखो बॉडी सेंटर्ड होना चाहिए और क्यूबिक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्यूबिक है। अब बॉडी सेंटर्ड कैसे बनाते हैं हम जानते हैं। बॉडी सेंटर्ड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होता ही है, ये कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ आपके बॉडी के सेंटर पर भी होगा। तो ये बन गया बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ये दूसरे नंबर का हो गया। अभी हमने पहला बनाया था, उसमें यहां नहीं था, और अगर मैं यहां पार्टिकल लगा दूं तो ये दूसरा बन गया। टोटल कितने बनेंगे इसके? 3। अब इसका तीसरा बनाओगे, उसमें आपको फेस पर लगाना है, फेस सेंटर्ड। अगर मैं इसी को फेस सेंटर्ड बनाऊं, फलक केंद्रित घनीय जालक। अब फलक केंद्रित बनाना है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा। इसमें क्या करेंगे? कॉर्नर पे तो होता ही होता है, फेस पर भी लगा देंगे। तो ये आपका फलक केंद्रित घनीय जालक बन गया। इस तरह आपको 14 टाइप के, तो मैंने तीनों टाइप के बना दिए। पहला बनाया, फिर दूसरा काय केंद्रित बनाया, तीसरा घनीय ये बना दिया। इसी तरह आपको 2 इसके बनाने हैं। इसमें क्या करना है? देखो टेट्राहेड्रल है ये, इसमें a बराबर b बराबर c नहीं होता, यानी कि 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। मैं ये वाला बना के दिखाता हूं टेट्राहेड्रल, ध्यान से देखेंगे। इस तरह आपकी बुक में 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस गिवन है, और आपकी एक टेबल दी हुई है, उसमें एग्जांपल गिवन है, वो भी आपको करना है। टेट्राहेड्रल वाला बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हम जानते हैं टेट्राहेड्रल में a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c होता है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री होता है। तो चलिए हम टेट्राहेड्रल बनाते हैं। सबसे पहले 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन तीसरी साइड जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 साइड इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मेरे सामने रखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। ये डिब्बा देखिए, इसकी 2 साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको देखेंगे आप, मैं आपको डायरेक्ट यहीं से समझा देता हूं। ये टेट्राहेड्रल है। अब मुझे इसका बनाना है सिंपल, तो मैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल केवल और केवल कहां पर डालूंगा? कॉर्नर पर। तो इस तरह की शेप अगर मुझे बनानी है बच्चों, तो इसमें 2 साइड आपने देखे होंगे x और y, लेकिन z जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस टाइप का जो डब्बा होता है, ये खाली डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल में 2 बनाना है, एक सिंपल और एक बीसीसी। तो सिंपल में क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर पर लगा देंगे। तो पहले ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, पहले मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऐसी स्ट्रक्चर में बना देता हूं।
ये दो साइड इक्वल है बच्चों, दिस एंड दिस। ये दो साइड इक्वल है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दो साइड इक्वल है ए और बी, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। ये थे ए मान लो, ये बी मान लो, लेकिन सी इक्वल नहीं है। तो ए इज इक्वल टू बी, लेकिन इज इट नॉट इक्वल टू सी। लेकिन तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। अब मुझे इसमें सिंपल वाला बनाना है, तो कोसेंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर लगा दूं। और अगर मुझे इसमें ये आपका सिंपल हो गया, सिंपल टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सिंपल टेट्राहेड्रल। और अगर बीसीसी बनाना है तो इसके बॉडी में एक सेंटर में लगा दूंगा, ये बीसीसी बन जाएगा। तो इस तरह बाकी आपके भी दे रखे हैं। हेक्सागन की अगर मैं बात करूं, हेक्सागन में ये हेक्सागन का हो जाएगा बच्चों, ये हेक्सागन होता है, इसमें दो साइड इक्वल होती है। इसमें दो साइड इक्वल होती है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। ये हेक्सागन होता है बच्चों। इस हेक्सागन में आप देख रहे होंगे ये ए और बी ये दो इक्वल होता है, लेकिन सी इक्वल नहीं होता। और दो एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन तीसरा एंगल 120 डिग्री होता है। यहाँ पर ये जो तीसरा एंगल है ये 120 डिग्री होगा बच्चों। तो इसमें ये हेक्सागन आ गई। अब इसकी भी आपको सिंपल वाली बनानी है, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल केवल और केवल कहां चले जाएंगे, ओनली ऑन कॉर्नर पर आ जाएंगे। ठीक है, हेक्सागन में अगर आपको हेक्सागन क्रिस्टल सिस्टम बनाना है, क्रिस्टल लैटिस बनाना है, तो केवल कॉर्नर पर पार्टिकल आएंगे। दिस इज द हेक्सागन। तो इस तरह आपको टोटल 14 टाइप के ब्रेवल लैटिस बनाने हैं बच्चों। अब इसके बाद आपके आता है पैकिंग इन सॉलिड। देखिए सॉलिड में पैकिंग को समझने के लिए बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये सारे के सारे 14 टाइप के लैटिस बनाने हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।